नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल, your friend, philosopher and guide, here again with another topic of interest, a common interest to everyone. आज मैं बात करूंगी about recurrent pregnancy loss या recurrent abortions जैसे लोग कहते हैं इसके बारे में। जहां आपने सुना होगा कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बार बार प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होती है। कभी अबॉर्शंस हो जाते हैं, कभी प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, कभी उनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, सब अलग अलग कारणों से ऐसा होता है। उन सबको हम एक में ग्रुप नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किसके अंदर क्या कारण क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में है, वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब ये है कि बच्चे में जब वो फर्टिलाइजेशन होता है उसी वक्त कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बच्चे के अंदर ही अंदर डेथ हो जाती है या अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। जो फर्स्ट 3 मंथ्स के अबॉर्शंस होते हैं उनमें 50% केसेस में ये जेनेटिक कॉज ही रहता है। कभी कभी ये जेनेटिक कॉज वाले जो अबॉर्शंस हैं, प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होते हैं। अराउंड 16 वीक्स हम ऐसे केसेस में एक अल्ट्रासाउंड, स्पेशल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको एनॉमली स्कैन कहते हैं, जिससे कि बहुत बारीक चीज़ें पता लग जाती हैं बच्चे के बारे में। कभी कभी एक फ्लूइड टेस्टिंग करते हैं, जिस थैली में बच्चा, पानी की थैली में बच्चा घूमता है, उस पानी की थैली में बच्चे के सेल्स चले जाते हैं, उस हम पानी को खींच के निकालते हैं और उसका क्रोमोसोमल सेल्स का क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, सो दैट वी नो कि ये वजह है। दूसरा कॉज है, कॉमन कॉज है हार्मोनल कॉज। पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें जो सपोर्ट है प्रेगनेंसी का, दैट इज डन बाय द ओवरीज। ओवरीज कुछ खास हार्मोन्स बनाती हैं जो सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, और 3 महीने के बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। लेकिन कभी हार्मोन कम हो तो हम बाहर से इनको सपोर्ट करते हैं, एक्सोजिनस हार्मोन्स देते हैं। कभी कभी PCOD कंडीशन है जिसमें कि ज़्यादा मेल हार्मोन बनता है, तो मेल हार्मोन अगर ज़्यादा होता है तो भी अबॉर्शन का चांस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कभी महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, ये एक्सट्रीम ओबेसिटी होती है, तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी ये अबॉर्शन होने का चांस बहुत रहता है। थर्ड कैटेगरी है एक एनाटॉमिक कॉज की, जो यूट्रस के अंदर की बनावट है वही ठीक नहीं है, या तो उसके अंदर पार्टीशन है, सेप्टम जिसको हम बोलते हैं, या 2 हैं, या एक तरफ बना हुआ है ठीक से, एक तरफ से ठीक से नहीं बना है। कई तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और जब बार बार अबॉर्शंस होते हैं तो हम कुछ खास तरह के टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी है या HSG है, जिसमें हम अंदर कुछ डाई डाल के एक्सरेज लेते हैं यूट्रस के, जिससे एबनॉर्मलिटीज का पता चलता है। या फिर एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन बाय हिस्टेरोस्कोपी, एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अंदर डाल के हम देखते हैं कि अंदर कैविटी उसकी वो ठीक है या नहीं है। एक और कॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो मेल फैक्टर। लेडी का पार्टनर है, हस्बैंड है, उनके जो सीमेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बार बार अबॉर्शंस होते हैं। इसमें 2 तरह की कंडीशंस ज़्यादा खास होती हैं। एक तो यह है कि जिसमें लॉन्ग वाई क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं वो होता है, और एक होता है स्पर्म DNA फ्रैक्शन। अगर वो स्पर्म DNA फ्रैक्शन जो है वो मोर देन 30% हो तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होती, और होती है तो अबॉर्शंस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में व्हाट वी टेस्ट इज मदर का जो इम्यून सिस्टम है, दैट इज नॉट वेरी कंपैटिबल विद द फीटस। जो फीटस का एंटीजन है उसको वो एक तरह से फॉरेन एंटीजन मान के उसको बाहर निकालने की, बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इस तरह की कंडीशन को हम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, और इसको जानने के लिए जहाँ भी ऐसा होता है कि बार बार इस तरह की आते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, तो हम कुछ खास टेस्ट करवाते हैं जिनको हम ल्यूपस एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, या फिर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज है, या फिर बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो जिनसे हमें पता चलता है कि ये इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से तो ऐसा नहीं होता है, और उसके खास ट्रीटमेंट रहता है जिसको हम
थ्रू आउट प्रेगनेंसी करते हैं। कभी कभी कुछ खास इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस होते हैं विच कैन कॉज रिकरेंट अबॉर्शंस, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है, जैसे कि सिफिलिस का इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला इन्फेक्शन है, जैसे कि CMV इन्फेक्शन है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, या फिर क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शंस अगर यूट्रस में हो, वजाइना में, यूट्रस में, तो ये बार बार प्रेगनेंसी लॉस को कॉज कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि मेडिकल पेशेंट में ही मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड की डिजीज है, या उसको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं जैसे SLE है, या फिर बहुत ज्यादा सीवियर कार्डियक या लंग रिलेटेड या किडनी रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ये कॉज कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, या बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, 4-5 बार दिन में कॉफ़ी पीना, एक आध बार लेने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी पीना इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी, एंड अबॉर्शन होने का चांस जो है उसमें काफ़ी रहता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे पिंपल्स के लिए कई महिला बहुत सी आइसोट्रेनिटोइन ड्रग होती है, उसको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। एक और स्ट्रेंज सी कंडीशन है जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, जो कि रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस का बहुत बड़ा कॉज है। उसमें जो यूट्रस का माउथ है वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाता आफ्टर अ सर्टेन वाइल। 3-3.5 महीने तक तो सब ठीक रहता है। 3.5 महीने के बाद अराउंड 4 मंथ्स वो जो टाइटली बंद माउथ होता है वो ढीला हो जाता है, एंड प्रेगनेंसी अपने आप ही वो अबॉर्ट हो जाता है, निकल जाता है। ऐसे केसेस में हमको एक खास तरह का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे यूट्रस का माउथ टाइट करते हैं अराउंड 3.5 मंथ्स, और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी को पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखते हैं एंड ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। जो ट्रीटमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से मिसमैनेज्ड RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज, अगर RH नेगेटिव कोई मदर है और उसके हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वो उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ, तो जितने उसके आने वाले RH पॉजिटिव फीटसेस हैं, बेबीज हैं, उन सब के साथ प्रॉब्लम होगी और प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है इस पर डिपेंड करता है कि क्या कॉज है। जेनेटिक कॉज के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मदर का और फादर का कैसा क्रोमोसोमल मेकअप है, और वी जस्ट फाइंड आउट कि भाई ये प्रॉब्लम है, बट उसके लिए कुछ खास किया नहीं जा सकता। लेकिन और जितने कॉजेज हैं उनके लिए जैसा कॉज होता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होते हैं उनके लिए शुरू से एस्पिरिन देते हैं, या फिर खास तरह की एक हेपेरिन होती है, एनॉक्सिपेरिन करके, उसको देते हैं। तो ये चीज़ें ऑल थ्रू प्रेगनेंसी दी जाती हैं, और इनसे फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये वजह है और इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो उसके लिए ऑपरेशन करके, जैसे मैंने आपको बताया, करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रीअश्योरेंस। पेशेंट को अगर एंजाइटी बनी में रहेगी तो वो अपना प्रेगनेंसी को नहीं ले सकते। पेशेंट बहुत काम क्वाइट रहना चाहिए, उनको रीअश्योर करना चाहिए कि आपका कॉज पता चल गया है and we will be able to manage through it. Patient needs very tender, loving care all through their pregnancies. कुछ अच्छी डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनको लेने से भी एक जनरल उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है, and they are able to pull through the pregnancy. मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।